हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, जो कि आपके रीट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों, आपको जैसा कि अभी पता है कि अभी 31,000 से ज़्यादा रीट की भर्ती आने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि डीपीसी के बाद आपका जो शिक्षक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के काफ़ी पद खाली होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे सेशन से ज़्यादा शेयर, लाइक एवं कमेंट कर रहे होंगे, ताकि आप हमारे सेशन का अपडेट कभी भी मिस नहीं कर पाए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। अपन वो दोस्तों बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के अंदर। कल लास्ट जो क्लास थी अपनी, उसमें अपने बात की थी मानसिक स्वास्थ्य की, यानी कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य या एक शिक्षक का या एक बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है। इस बिंदु के बारे में अपन ने बातें कर ली थी कि एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में आप उसको 70 तरीके के, एक शिक्षक को 70 तरीके के काम दे दोगे तो उसके दिमाग में कई प्रकार की टेंशन्स रहती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। आज की जो सेशन रहेगा अपना रहेगा बुद्धि। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के बारे में अपन जानेंगे। बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार का ये गुण है, किस तरीके से ये कार्य करती है, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन बच्चों आज के सेशन में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहली बात करते हैं अपन, बुद्धि होती क्या है, व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होती क्या है बच्चों, बुद्धि क्या है। बुद्धि, हर व्यक्ति में बुद्धि होती है, यानी कि बुद्धि को कह सकते हैं अपन मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता है जिसके कारण वह अन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक यूनिक पर्सन, एक अलग पर्सन है। जैसा कि अपन ने पर्सनैलिटी में देखा था, उसी तरीके से आपकी बुद्धि होती है कि बुद्धि में भी हर प्राणी के अंदर अलग अलग तरीके की कई प्रकार के ज्ञान आपके अंदर और कई प्रकार की क्षमताएं उसके अंदर होती है। कई व्यक्ति किस क्षेत्र में अच्छा कर पाते हैं, वो सारा जो खेल होता है वो बच्चों उसके बुद्धि का होता है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति के अंदर जो सबसे अन्य व्यक्तियों से अलग करने का जो कार्य करता है या विशेष रखने का जो कार्य करता है, वो आपके बुद्धि से होता है। ठीक है, बुद्धि की वजह से एक व्यक्ति क्या करता है, उन सभी कार्यों को कर पाता है जिनके बारे में वह सोचने मात्र से ही अचंभित हो जाता है या हैरान हो जाता है। अब आपके मन में बैठे बैठे विचार आए कि मैं हवाई जहाज उड़ा लूं, विचार आया, लेकिन आप सोचिए कैसे उड़ाऊंगा, मेरे को तो उड़ानी नहीं आती। तो फिर आपने ट्रेनिंग्स की, आपने सीखा किस तरीके से हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। तो वो आपके अंदर क्या थी, आपके अंदर बुद्धि थी। बुद्धि की वजह से आप वो चीज सीख पाए। ठीक है, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो होता है वो इसके वजह से ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि व्यक्ति के अंदर कि कितनी प्रकार की, किस तरीके से बुद्धि है, या किस प्रकार का व्यक्ति आपके, किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर इसका व्यक्ति अपने आप को वश में कर सकता है। जैसे आप देखते हो, कई बार आप देखते हो, कई बार आपने कई शो देखे होंगे, कई सर्कस देखे होंगे। सर्कस में आप देखते हो कि एक व्यक्ति, एक इंसान जो होता है, उस शेर को भी उंगलियों पर नचा लेता है, उंगलियों पर, उंगलियों के इशारे से उससे वो काम करा लेता है, जबकि शेर सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, जानवर और इंसान में सिर्फ जो फर्क है वो बुद्धि का ही फर्क है। व्यक्ति के अंदर बुद्धि थोड़ी बहुत अच्छी होती है, जबकि जानवर में ऐसी बुद्धि नहीं पाई जाती। जानवर व्यक्ति, इंसान को वश में नहीं कर सकता, केवल उस पर अटैक कर सकता है। इस तरीके से मतलब बुद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावी बताया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति, एक प्राणी जो होता है वो कितना वजनी, जो हवाई जहाज होता है या वायुयान होता है उसको आकाश में उड़ा लेता है, और एक जलयान होता है उसको पानी में तैर लेता है, और सांप जैसे जहरीले प्राणी को वश में कर लेता है। वो सारे उसके अंदर जो बुद्धि है उसी का परिणाम है। यानी कि बुद्धि व्यक्ति को समाज से अलग करती है, या इंसान में सबसे ज्यादा बुद्धि पाई जाती है। वो इंसान और जानवर में जो बुद्धि का ही फर्क होता है। कभी कभी आपको आपने देखा होगा, कई बार आप शैतानी करते थे स्कूल में। जब आप शैतानी करते थे तो आपके
टीचर आपको बहुत भयंकर तरीके से बात को समझा समझा के थक जाते थे, तो फिर वो आपको कहते हैं साले जानवर बैठ जाए, एक तरह तेरे से तो अच्छा तो वो जानवर है जो अपनी समय के अपने तरीके से काम करता है। तो उसका कारण क्या कि वो उसके पास बुद्धि तो है लेकिन वो उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और उस अगर वही उस बुद्धि को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाता तो वो काफी प्रकार से प्रभावी हो जाता था। आगे बात करेंगे बच्चों अपन बुद्धि की परिभाषाओं की। बुद्धि की परिभाषाओं में अपन बात करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक है आपके वुडरो। वुडरो क्या कहते हैं कि बुद्धि केवल एक ज्ञान प्राप्त करने की क्या है, शक्ति, यानी व्यक्ति के अंदर अगर बुद्धि है तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और एक मनोवैज्ञानिक आपके बिने बिने कहते हैं कि बुद्धि के अंदर चार शब्द नहीं था, एक तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, आज का जो हेडिंग रहने वाला है वो आपका क्या रहेगा बच्चों, इंटेलिजेंस या बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि है आज का जो टॉपिक रहने वाला है। इसके अंदर जो बिने हैं, बिने क्या कहते हैं, बिने ने क्या कहा, आविष्कार। चार शब्द बताए इन्होंने, आविष्कार, आविष्कार, ज्ञान, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, निर्देश, आलोचना, ये चार शब्द निहित है किसमें, बुद्धि में। किसने बताया, आपके बिने। बिने क्या कहते हैं कि बुद्धि के अंदर ये चार चीजें निहित है, एक तो आपके ज्ञान है, एक आविष्कार है, एक आपका निर्देश है और एक आलोचना है। यानी कि ये जो क्षमता पाई जाती है वो सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति में यानी एक इंसान में ही पाई जाती है। वह नया आविष्कार भी कर सकता है, उसमें ज्ञान का भी अथाह भंडार रहता है, वह निर्देश देकर भी कई कार्य करवा सकता है और वह किसी कार्य की आलोचना भी कर सकता है। तो वो किसके कारण कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बुद्धि है। ठीक है, तो बुद्धि ने बिन्ने ने परिभाषा देने के लिए चार शब्द बताए, कौन कौन से, आपके ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। इन चार शब्दों के साथ में आपकी एक परिभाषा याद हो जाती है। आपको चार शब्द याद रखने हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश एवं आलोचना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वुडरो। वुडरो क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, ज्ञान प्राप्ति की शक्ति क्या है, बुद्धि है। कौन कहते हैं, आपके वुडरो। वुडरो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति की जो शक्ति है वही आपके क्या है, बुद्धि है। ज्ञान पहचानने, समझने, ठीक है, पहचानने समझने की शक्ति है, यानी कि पहचानने व समझने की क्या है, शक्ति है। बुद्धि क्या है, पहचानने समझने की शक्ति है। और ये देने वाले कौन थे, आपके गाल्टन। गाल्टन कहते हैं कि जो आपकी जो बुद्धि है वो आपके पहचानने समझने की क्या है, क्षमता है। उसके बाद बात करते हैं आपके अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति। बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति है। जो किसने कहा है, जो कौन कहता है, आपके बकिंघम। बकिंघम, बकिंघम कहते हैं कि बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति है। वुडवर्थ कहते हैं कार्य करने की विधि है। कौन कहते हैं, आपके वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ क्या कहते हैं, कार्य करने की विधि है। वुडवर्थ, कार्य करने की विधि है। ठीक है, सत्य व तथ्य स्पष्ट करने की शक्ति। बताने वाले कौन, सत्य व तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति है, वो कौन कहते हैं, आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बुद्धि जो है आपके सत्य व तथ्य के बारे में जानकारी देने की जो शक्ति है वही आपके क्या है, बुद्धि है। फिर आगे बात करते हैं पर एक और मनोवैज्ञानिक आपके टर्मन। टर्मन क्या कहते हैं कि बुद्धि क्या है, तार्किक अमूर्त तार्क विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति। अमूर्त विचारों को तार्किक
रूप से समझने की शक्ति। कौन कहता है ये? यानी कि बुद्धि क्या है? तार्किक विचारों को, आपके अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति क्या है? आपकी बुद्धि है। कौन कहते हैं? आपके टारमान महोदय। ठीक है, ये हो गई बच्चों आपकी परिभाषा। यानी कि बुद्धि जो है वो इंसान को किसी विशेष कार्य के अंदर पारंगत करती है, वह आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, अपन ने बात की, देखो बीने ने कहा कि बुद्धि जो है वो आविष्कार, ज्ञान, निर्देश और आलोचना को समझने की क्षमता है। ये कौन कहते हैं? आपके बीने कहते हैं। फिर आप कहते हैं बुद्धि ज्ञान प्राप्ति की क्या है? शक्ति है। कौन कहते हैं? वुडरो। फिर आप कहते हैं एक मनोवैज्ञानिक गाल्टन। गाल्टन क्या कहते हैं कि पहचानने और समझने की क्या है? शक्ति है। पहचानने और समझने की शक्ति क्या है बच्चों? आपके बुद्धि। ये कौन कहते हैं? आपके गाल्टन। आगे बात करते हैं आपके बकिंगम की। बकिंगम कहते हैं कि सीखने की क्या है? शक्ति क्या है? आपकी बुद्धि है। बुद्धि क्या है बच्चों? सीखने की शक्ति है। यानी कि एक व्यक्ति किस तरीके से सीखता है, उसकी शक्ति, उसकी क्षमता किस तरीके से या कहाँ तक या किस हद तक वो सीखेगा, वो सारा क्या है? आपके बुद्धि है। आगे आते हैं आपके टर्मन। टर्मन महोदय कहते हैं कि अमूर्त विचार, कैसे विचार? अमूर्त, जिन्हें वो देख नहीं सकता, को तार्किक रूप से समझने की शक्ति क्या है? आपके बुद्धि है। ठीक है, ये होती है आपकी बुद्धि की परिभाषा है। आशा करता हूं आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या परिभाषा देखी अपन ने? पहली परिभाषा देखी, बुद्धि आविष्कार, ज्ञान, निर्देश और आलोचना की क्षमता है। क्या क्वेश्चन कहा? बिने ने। दूसरी क्या है? आपके ज्ञान प्राप्ति की शक्ति है। बुद्धि क्या है? ज्ञान प्राप्ति की शक्ति। वो कौन कहते हैं? आपके वुडरो कहते हैं। पहचानने व समझने की शक्ति है। ये कौन कहते हैं? आपके गाल्टन महोदय कहते हैं। सीखने की शक्ति है। वो कौन कहते हैं? आपके बकिंगम कहते हैं। अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति, ये कौन कहते हैं? आपके टर्मन महोदय कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी बुद्धि की परिभाषा है। आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि के प्रकार। मुख्य रूप से बुद्धि के बच्चों तीन प्रकार बताए गए हैं, जबकि जो कि किसके अनुसार बताए गए हैं? गेरट और थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने तीन प्रकार के आपके बुद्धि के प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगली हेडिंग बात करते हैं अपन बुद्धि के प्रकारों की। परिभाषाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आशा करता हूं कि आपको परिभाषाएं दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अपन बुद्धि के प्रकार। बताने वाले कौन कौन है आपके? थॉर्नडाइक, दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है आपके गेरट। कितने प्रकार बताए हैं? तीन प्रकार। कौन कौन से प्रकार बताएं? पहला आपका मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त यांत्रिक या ज्ञामक बुद्धि। पहली जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं, मूर्त यांत्रिक, गामक बुद्धि। ठीक है, दूसरी जो है आपके, दूसरा जो प्रकार बताया गया है, दूसरा जो प्रकार बताया है वो बच्चों आपके बताया गया है अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि। अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि। तीसरा जो बताया गया है बच्चों वो आपके हैं सामाजिक बुद्धि। ये तीन प्रकार की बुद्धि आपके जो जो दो मनोवैज्ञानिक उन्होंने बताया है कि बुद्धि का जो प्रकार है वो मुख्य रूप से बुद्धि तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है बुद्धि की आपके मूर्त यांत्रिक बुद्धि, दूसरी जो आपके वो आपके हैं अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि, तीसरी जो आपके वो सामाजिक बुद्धि। बच्चों मूर्त यांत्रिक बुद्धि में होता क्या है? मूर्त यांत्रिक बुद्धि यानी कि वह क्षेत्र या वह व्यक्ति जो किससे संबंधित हो, मूर्त यांत्रिक में आएगा आपके वह व्यक्ति जो किससे संबंधित हो, यंत्रों से संबंधित। ठीक है, यंत्रों से संबंधित। यंत्रों से संबंधित क्या?
जानकारी रखना, जिसमें आप क्या आते हैं, इंजीनियर, ठीक है। आपके उदाहरण के लिए देखते हैं इंजीनियर, चालक, क्योंकि उन्हें किससे लगाव रहता है बच्चों, यंत्रों से लगाव रहता है। चालक, मैकेनिक, कंप्यूटर मैकेनिक, कंप्यूटर मैकेनिक, कंप्यूटर का कार्य करने वाले व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति आपके यंत्रों से संबंधित है, यानी यंत्रों से जानकारी से संबंधित है, वो कैसे आते हैं, मूर्त यांत्रिक गामक बुद्धि, जिसके अंदर आप शामिल करते हैं अपन इंजीनियर्स को शामिल करते हैं, चालक को शामिल करते हैं, मैकेनिक को शामिल करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर को शामिल करते हैं। दूसरी आती है अमूर्त शाब्दिक अमूर्त बुद्धि। शाब्दिक से समझ में आ रहे हैं बच्चों, जिनका लगाव शब्दों से, और शब्दों से किसका लगाव होगा, सबसे पहले तो बात करें शब्दों से लगाव आपके शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, ठीक है। शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, विद्यार्थी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, आपके मूर्त या यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत। अब सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं, बुद्धि, सामाजिक बुद्धि जो समाज से लगाव रखते हैं, जिसमें आते हैं आपके राजनेता, अभिनेता, समाज सेवी, यानी कि जो समाज से लगाव रखता हो, वो कैसे कैसे व्यक्ति आते हैं आपके, जिसकी बुद्धि, उनकी बुद्धि कैसी होती है, सामाजिक बुद्धि होती है, यानी उसको समाज से लगाव रहता है। देखो बच्चों, बात की अपन ने बुद्धि के प्रकारों की। सबसे पहले जो बात की अपन ने बुद्धि के प्रकारों की, किसके अनुसार, थॉर्नडाइक और गेरट के अनुसार। थॉर्नडाइक और गेरट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। 3 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि बताई बच्चों आपके, एक तो आपके मूर्त यांत्रिक गामक बुद्धि, दूसरी आपके अमूर्त यांत्रिक अमूर्त शाब्दिक बुद्धि, तीसरी आपकी सामाजिक बुद्धि, ठीक है। अब बच्चों मूर्त या यांत्रिक बुद्धि, यानी यंत्रिक, यांत्रिक का तात्पर्य या तो यंत्रों से संबंधित, जिनको लगाव, ये यंत्रों से जिनको लगाव है वो होते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें इंजीनियर आ गया, आपके चालक आ गया, मैकेनिक आ गया, कंप्यूटर चलाने वाला या कंप्यूटर का कार्य करने वाला व्यक्ति मूर्त यांत्रिक बुद्धि से संबंधित होता है। दूसरी बुद्धि है आपकी अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि। अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि है जहां शब्द आ जाता है, वहां आपके शिक्षक आ गए, दार्शनिक आ गए, लेखक आ गए, विद्यार्थी आ गए, ठीक है। जहां सामाजिक बुद्धि की बात होती है, वहां बात करते हैं राजनेता, अभिनेता, समाज सेवी, इन सब के किससे शामिल किया जाता है, आपके सामाजिक बुद्धि में शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन बुद्धि मापन का इतिहास, किस तरीके से बुद्धि का मापन करना प्रारंभ हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों इसके बारे में अध्ययन करते हैं, कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते हैं, इन सारे बिंदुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हेडिंग अपना बुद्धि मापन का इतिहास। कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, किस तरीके से इसके बारे में विचार चले आते हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इसके बारे में चर्चा करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। यानी बुद्धि जो है बच्चों, बहुत समय से, प्राचीन समय से इसकी अवधारणा चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा गहराई से कोई बात जानकारी प्राप्त नहीं होती। फिर आपके भिन्न जो आदि आपका जो वर्तमान जो आता है, वो आपका दृष्टिकोण, वर्तमान दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में जब देखते हैं, तो आपका जो आधुनिक जो बुद्धि का मापन का इतिहास है, वो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इसलिए इसके लिए सबसे पहले जिन्होंने बुद्धि के बारे में चर्चा की, वो सबसे पहले जिन्होंने इस्तेमाल किया, सर्वप्रथम बुद्धि की चर्चा, सर्वप्रथम जो बुद्धि के बारे में बताते हैं, सर्वप्रथम बुद्धि के बारे में बताने वाले आपके एक फ्रांस के एक क्या है, मनोवैज्ञानिक, फ्रांस के एक शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक है, जिसका नाम है अल्फ्रेड विने। 1890 ईस्वी में क्या करते हैं, बुद्धि के बारे में बात करते हैं, अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ने 1890 के अंदर सबसे पहले किसके बारे में चर्चा की, बुद्धि के बारे में, या बुद्धि का मापन शुरू किया, ठीक है। और इसी समय लगभग 1890 के आसपास एक और आपके मनोवैज्ञानिक थे, आरबी केटल। वो भी किसके क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, वो भी आपके किसके क्षेत्र में कार्य करते थे, बुद्धि मापन की दिशा में ही कार्य कर रहे थे। यानी कि ये 2 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि मापन की दिशा में कार्य करना
प्रारंभ किया कि बुद्धि का मापन किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा। देखिए सबसे पहले जो अवधारणा मिलती है आपको 1890 में अल्फ्रेड विने के द्वारा देखने को मिलती है, और इसी समय 1890 के लगभग ही आपके एक मनोवैज्ञानिक आरबी कैटल, वो किसके क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, आपके बुद्धि के मापन के बारे में कार्य कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपके जो अल्फ्रेड विने हैं ये साइमन से मिलकर पहली बार जो देते हैं वो आपके बीने साइमन कमीशन देते हैं, या पहले सबसे पहला जो बुद्धि मापन का जो नियम, या जो पहले सबसे पहला जो बुद्धि मापन आया था वो आपका बीने साइमन परीक्षण आया था, जो कि 1904 में आया था। ठीक है, 1904 में किस किस के मध्य, किस किसने, एक इनका मित्र था साइमन, अरे वो साइमन कमीशन इतिहास वाला नहीं है, ये मनोविज्ञान का साइमन है, साइमन प्लस बिने। ठीक है, दोनों ने क्या किया, 1904 में क्या दिया, बुद्धिमापन। क्या दिया, बुद्धिमापन का कौन सा सिद्धांत दिया, कौन सा परीक्षण दिया, बिने साइमन, बिने साइमन परीक्षण। कब दिया, 1904 में। किस किसने मिलकर दिया, आपके बिने और साइमन दोनों ने मिलकर दिया, और इसके अंदर कितने प्रश्नावली, कितने प्रश्न दिए गए, 30 प्रश्न दिए गए, जिनसे मनुष्य या बालक की क्या किसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बुद्धिमापन की जानकारी ली जा सकती है। लेकिन इसमें क्या करते थे, बालकों से कितने प्रश्न पूछे जाते थे, पूछकर, यानी ये मौखिक थी, लेकिन ये क्या नहीं रही, सफल नहीं रही। तो बच्चों सबसे पहले जो बुद्धि के बारे में जो बात की, वो बात करने वाले कौन थे, आपके अल्फ्रेड विने थे, और उन्होंने उन्हीं के समय एक और आपके आरबी कैटल हुए हैं, जो आपके क्या कर रहे थे, बुद्धि मापन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। फिर एक इनका मित्र आता है, किसका मित्र है ये मित्र है बच्चों आपके साइमन का, साइमन का मित्र है। और ये क्या करता है, ये मित्र साइमन का मित्र आता है और ये कहता है कि ये दोनों मिलकर 1904 में एक 30 प्रश्न की एक प्रश्नावली बनाते हैं, जिसको पूछकर ये बुद्धि का मापन करते हैं, और इस परीक्षण को बिने साइमन परीक्षण कहा गया, जो कि क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले आपके अल्फ्रेड विने 1890 में क्या करते हैं, कहाँ के थे, फ्रांस के शिक्षाविद थे, और 1890 में क्या देते हैं, सबसे पहले किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, आपके बुद्धि मापन के बारे में ये कार्य कर रहे थे। और उसी समय आपके एक और मनोवैज्ञानिक है आरबी कैटल, वो क्या कर रहे थे, बुद्धि मापन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया, लेकिन कुछ सफलता मिल नहीं पाई। लेकिन फिर उसके बाद आपके एक और आते हैं आपके बीने और साइमन, दोनों मिलकर 1904 में एक परीक्षण देते हैं, कितने प्रश्नों का, 30 प्रश्नों का। कैसे प्रश्न, मौखिक। ठीक है, मौखिक प्रश्न पूछकर क्या करते हैं, बुद्धि मापन का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो कि क्या रहता है, असफल प्रयास। बुद्धि मापन के लिए असफल प्रयास करते हैं, जो कि सफल नहीं रहता है। तो सबसे पहला जो परीक्षण दिया गया है बुद्धि का, वो कौन सा परीक्षण है, आपके बीने साइमन परीक्षण। सबसे पहला जो परीक्षण है वो तो आपके बीने साइमन परीक्षण है। ठीक है, फिर इन्होंने आगे अपना प्रयोग करते हुए, प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए क्या किया, 1908 में ये क्या करते हैं, 1908 में ये क्या कर लेते हैं, आपके 1908 में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वास्तविक आयु, यानी कि व्यक्ति या बालक की वास्तविक आयु क्या है और मानसिक आयु क्या है। और वास्तविक आयु में क्या देखते हैं, ये वास्तविक आयु में ये देखते हैं कि एक तो वास्तविक आयु कि हाँ भाई, ये बच्चे के जैसे मान लो एक बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, तो लगभग अपन मान सकते हैं वो 5 और 5 10 से 11 साल का है। तो उसकी वास्तविक आयु तो क्या है बच्चों, वास्तविक आयु कितनी होगी, 11 साल। चलो अपन 12वीं का ही ले, 7वीं कक्षा का ले सकते हैं, 7वीं कक्षा का बालक है, कितने साल का है, 12 वर्ष। ये तो उसकी वास्तविक आयु। लेकिन वो जो प्रश्न है, जो उसको शब्द, उसको प्रश्नावलियां दी गई, तो वो 10वीं क्लास के बच्चों की प्रश्नों को भी क्या कर रहा है, हल कर रहा है।
ठीक है। तो ये तो 7वीं क्लास में इसलिए 12 वर्ष का है। अब वो 10वीं क्लास के बच्चों के प्रश्न हल कर रहा है तो वो कितने वर्ष का हो गया? 10 और 5 15 वर्ष का। तो इसकी मानसिक आयु क्या है? 15 वर्ष। वास्तविक रूप से बालक कितने वर्ष का है बच्चों? आपके 12 वर्ष का। लेकिन वो परीक्षण कर रहा है, वो क्या कर रहा है? 15 वर्ष के बालकों के भी सवालों को बहुत ही आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो वो जो कार्य करता है वो बहुत ही सफल तरीके से करता है। तो उसके अंदर जो क्षमता है वो आपके 10वीं क्लास के बच्चों के प्रश्नों को हल करने की क्षमता है। इसलिए इसके वजह से एक मानसिक आयु और वास्तविक आयु की अवधारणा आती है, ठीक है। उसके बाद ही इन्होंने एक बुद्धि लब्धि या मानसिक आयु का बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। किस तरीके से होती है बच्चों आपके मानसिक आयु और जैसे ये सूत्र दिया इन्होंने, मानसिक एम में बटा सी ए, वास्तविक आयु, मानसिक आयु वर्सेज वास्तविक आयु, ठीक है, गुणा 100। तो इस बच्चे का जो आईक्यू है, यानी कि आईक्यू निकालने का सूत्र देते हैं कौन? आपके बीने शाइमन द्वारा। ये इसके बाद ट्रमन द्वारा ये आपको सूत्र दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1908 में क्या करते हैं, एक मानसिक आयु शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है कि वास्तविक आयु के समय बालक के द्वारा जो कार्य करने की जो क्षमता है वही आपके क्या होती है बच्चों? आपके वास्तविक मानसिक आयु है। जैसे मान लो एक 10 वर्ष का बालक है, वो 12 वर्ष के बालकों के समान कार्य कर रहा है, तो उसकी जो मानसिक आयु है वो क्या होगी बच्चों? 12 वर्ष होगी, ठीक है। बीने के मानसिक आयु की शब्द के आधार पर एक विलियम स्टर्न ने 1912 में मानसिक आयु नाम का सूत्र दिया जो कि अधूरा सूत्र था, ठीक है। इसके बाद आपके बीने के बाद आपके 1912 के अंदर आते हैं आपके विलियम। 1912 में आपके कौन आते हैं? आपके जो मनोवैज्ञानिक है वो आपके विलियम स्टर्न आते हैं और वो क्या देते हैं? सूत्र देते हैं, क्या? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। लेकिन ये सूत्र अधूरा था। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु के आधार पर इस सूत्र से समाधान नहीं हो सकता, इसलिए इसे क्या कहता था? अधूरा सूत्र। तो अधूरा सूत्र देने वाले कौन थे? अधूरा सूत्र देने वाले आपके विलियम स्टर्न थे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसी के आधार पर आगे चलते हुए एक मनोवैज्ञानिक आते हैं 1916 के अंदर, आपके टर्मन नामक एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। 1916 के अंदर कौन आते हैं बच्चों? आपके टर्मन। और इस सूत्र को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जैसे मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर आईक्यू, कि इस बालक का आईक्यू कितना ये जानने के लिए ये जो सूत्र देते हैं वो कब देते हैं? आपके 1916 में, ठीक है। तो इसका सूत्र के बारे में, इसी सूत्र के आधार पर इसी सूत्र को बुद्धि लब्धि की सारणी में प्रस्तुत किया गया और इसके बारे में अपन अपनी अगली क्लास यानी कि आगे की क्लास, अगली कल की क्लास में अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए बिंदु, नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे अपने निर्धारित समय पे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब हमारे जो क्लासेज जो हमने रीड का जो बैच चला रखा है उसका पूरा आनंद ले। तो उसके लिए आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि अपनी ज़मी अपना आसमां पैदा कर, अपनी ज़मी अपना आसमां पैदा कर, खुद दिया बन और खुद अपना ही प्रकाश पैदा कर, खुद दिया बन और अपना ही प्रकाश पैदा कर। कुछ भी नहीं मिलेगा बगैर ज़हमत के, कुछ भी नहीं मिलेगा बगैर ज़हमत के। बड़ा कदम मंजिल की तरफ और एक नया इतिहास पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर। क्या कहते हैं? कि अपनी ज़मी अपना आसमां पैदा कर। कहते हैं कि अपनी ज़मी अपना आसमां पैदा कर, खुद दिया बन और अपना प्रकाश पैदा कर। कुछ भी नहीं मिलेगा बगैर ज़हमत के, यहाँ बढ़ा कदम मंजिल की, बगैर मंजिल की तरफ और एक नया इतिहास पैदा कर, ठीक है। कि अपनी ज़मी अपना आसमां पैदा कर, खुद दिया बन और अपना प्रकाश पैदा कर। कुछ भी नहीं मिलेगा बगैर ज़हमत के, यहाँ
बढ़ा कदम मंजिल की तरफ और एक नया इतिहास पैदा कर, एक नया इतिहास पैदा कर। धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे नए बिंदु, नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, नमस्कार।